ट्रंप की गाइडलाइन क्या है, जेडी वेंस ने इसका खुलासा नहीं किया, मगर यूएस मीडिया में ट्रंप के जो बयान चल रहे हैं और कल रात मुस्तफा खामनेई ने जो संदेश दिया वो साबित करते हैं कि शांति वार्ता से कुछ नहीं निकलने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर डील नहीं हो सकी तो ईरान के लिए दर्दनाक होगा, जबकि मुस्तफा ने संदेश में कहा हम न पहले युद्ध चाहते थे और न अब युद्ध चाहते हैं। ट्रंप ने कहा बैठक में ईरानी नेता अलग अलग बात बोलते हैं और बाहर अलग। मुस्तफा ने कहा हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप का बयान ईरान हार चुका है, उसे शर्तों पर सहमत होना ही होगा। मुस्तफा कहते हैं कि ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप ने कहा होर्मुज खोलने के अलावा ईरान के पास कोई चारा नहीं है। मुस्तफा ने अपने मैसेज में कहा हमने होर्मुज पर अपनी नीति बदल दी है। दोनों नेताओं की इस बयानबाजी के बीच शांति वार्ता की तैयारी भले ही हो रही हो, मगर ईरान ने चीन से इस मामले में गारंटर बनने को कहा है, क्योंकि चीन ने ईरान को 26 फोन किए थे, जिसके बाद ही ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। पहला नियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 24 घंटे में सिर्फ 15 जहाज गुजरेंगे। उसके लिए भी ईरान की परमिशन लेनी होगी। $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल चुकाना होगा। अमेरिका और इजराइल के इस जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह बैन रहेंगे। ईरान ने जैसे ही नए नियम की लिस्ट निकाली, ट्रंप का बीपी हाई हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऐसी खबरें सामने हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर्स से फीस वसूल रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसे फौरन रोकना चाहिए। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईरान की मदद या उसके बिना भी तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज एक जैसे शुल्क का भुगतान करें। इस रास्ते से टैंकर ले जाने वालों को प्रति बैरल लगभग $1 का भुगतान करना पड़ सकता है। हर जहाज में 20 से 30 लाख बैरल तक तेल होता है, यानी हर टैंकर को 20 से 30 लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। युद्ध के पहले रोजाना करीब 60 जहाजों को रास्ता देने वाले हॉर्मुज में 24 घंटे में सिर्फ 7 जहाज निकल सके हैं। इनमें से भी ज्यादातर जहाज चीन के हैं। मिडिल ईस्ट की युद्ध ने सबसे गहरा जख्म लेबनान को दिया है। सीज फायर हुआ लेकिन इजराइल नहीं रुका। हिजबुल्लाह को दहलाने के लिए उसने मिसाइलों की ऐसी बरसात की कि हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लेबनान में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लिटानी नदी पर बने सभी ब्रिज को गिराकर इजराइल ने दक्षिण लेबनान को बाकी हिस्सों से काट दिया है। जो लोग विस्थापित हुए हैं उन तक खाने पीने की चीजें तक नहीं पहुंच पा रही हैं। 2 मार्च से अब तक लेबनान में इजराइल के हमलों में 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले 8 अप्रैल को 300 लोगों की मौत हुई, जबकि 1100 लोग घायल हुए। यूनिसेफ के मुताबिक युद्ध में 600 से ज्यादा लेबनानी बच्चे या तो मारे गए या फिर घायल हुए हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग, जो कि कुल आबादी के 20% हैं, वो विस्थापित हो चुके हैं। अगर इजराइल के हमले पूरी तरह नहीं रुके तो फिर हिजबुल्लाह बर्बाद हो या ना हो, लेकिन दक्षिण लेबनान जरूर खाक हो जाएगा। सीरिया में बदलती सत्ता और गजा में हमास का तुर्की ने जिस तरह से खुलेआम समर्थन किया, उससे इजराइल और तुर्की के बीच जारी तनाव खुलकर सामने आया, जिसने दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा किया। इजराइल की नेगल कमेटी की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि तुर्की अब इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह गजा युद्ध और फिलिस्तीनी मुद्दा। एर्दोगान ने इजराइल की गजा नीति की तीखी आलोचना की। नेतन्याहू को हिटलर से बदतर बताया। इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। तुर्की हमास का खुला समर्थन करता है, उन्हें मुक्तिदाता मानता है, जबकि इजराइल के लिए हमास एक आतंकी संगठन है। तुर्की सीरिया की नई व्यवस्था के तहत अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, जिसे इजराइल अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। तुर्की नेटो ऑटोमन नीति के तहत खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधार रहा है, जबकि इजराइल इसे अपनी घेराबंदी मानता है। इजरायली नेता नफ्ताली बेनेट ने तुर्की को नया ईरान करार दे दिया, जिससे साफ है कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है।